हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट एंड मोशन का ई पार्ट सोल्व करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाई डज ए मेजरमेंट नीड बोथ ए नंबर एंड ए यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि मेजरमेंट जो है उसके लिए आपको नंबर और यूनिट दोनों की ज़रूरत क्यों होती है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। मान लीजिए आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, और मैं आपको बोलूँ कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को आप मेजर करो। तब आप क्या करोगे, आप स्केल लोगे और इसकी लेंथ को मेजर कर लोगे। मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर आती है, तो आप इसके नीचे लिख दोगे कि ये 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए, यहाँ पर आपने दो चीज़ें लिखी, एक तो 6 लिखा और दूसरा लिखा सेंटीमीटर। तो ये जो 6 है ये आपका नंबर आया या न्यूमेरिकल वैल्यू आई, और सेंटीमीटर जो है वो आपका यूनिट आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट के लिए आपको नंबर और यूनिट दोनों की ज़रूरत पड़ी। आपने नंबर भी लिखा और यूनिट भी लिखा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको यही पूछा गया है कि आप जब भी मेजर करते हो तो नंबर और यूनिट दोनों को क्यों लिखते हो। ठीक है, दोनों की ज़रूरत क्यों होती है। तो चलिए अब हम इस बात को भी समझते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए मान लीजिए अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के नीचे ये जो नंबर 6 है इसको ना लिखूं, अकेला ही ये लिखूं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये सेंटीमीटर है, आगे नंबर ना लिखूं, तब क्या होगा, तब बच्चों आप समझ नहीं पाओगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये कितने सेंटीमीटर है। यहाँ पर अकेला सेंटीमीटर ही लिखा होगा, तब आप इतना तो समझ पाओगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो सेंटीमीटर में है, पर कितना सेंटीमीटर है ये नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों अगर मैं मान लीजिए अकेला 6 ही लिखूं और सेंटीमीटर ना लिखूं आगे, ठीक है, तब भी आप नहीं समझ पाओगे कि ये जो 6 है वो किलोमीटर में है, मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को मेजर करना है तब हमें उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए नंबर और यूनिट दोनों की ज़रूरत होगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों यही जो सारी चीज़ें हैं ये अब हम अपने आंसर में भी लिख देंगे। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखोगे कि मेजरमेंट नीड बोथ ए नंबर एंड ए यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बिकॉज, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि मेजरमेंट इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ some unknown quantity with some known fixed quantity, that is unit. Therefore we need a unit to measure a physical quantity. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मेजरमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें आप कंपेयर करते हो अननोन क्वांटिटीज़ को कुछ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटीज़ के साथ, जिसको आप यूनिट बोलते हो। क्लियर है? मतलब आप अननोन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कुछ नॉन क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हो जिसे आप यूनिट बोलते हो, और इसीलिए जो है आपको यूनिट की ज़रूरत होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बच्चों आप इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे कि द नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू टेल अस हाउ मैनी टाइम डज आवर यूनिट गेट कंटेंट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो नंबर है जिसको आप न्यूमरिक वैल्यू भी बोलते हैं, वो नंबर आपको बताता है कि जो यूनिट आपने यूज़ किया है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो यूनिट जो है वो कितनी बार आया है। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई इज ए फुटस्टेप और ए हैंड स्पैन
नॉट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछा गया है कि फुटस्टेप और हैंड स्पैन को आप लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में क्यों यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे द लेंथ ऑफ ए फुटस्टेप और ए हैंड स्पैन ऑफ डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट, सो फुटस्टेप और हैंड स्पैन कैन नॉट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फुटस्टेप और हैंड स्पैन की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट होती है। ठीक है, मतलब मेरे जो फुटस्टेप और हैंड स्पैन की लेंथ होगी वो आपके फुटस्टेप और हैंड स्पैन के लेंथ से अलग होगी। इसी तरह से बच्चों सभी लोगों के जो फुटस्टेप और हैंड स्पैन की लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए हम फुटस्टेप और हैंड स्पैन को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें आपको एक सिचुएशन दी है और उसी सिचुएशन पर बेस्ड आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले हम सिचुएशन को समझते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है कि राधा वाज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि राधा नाम की कोई लड़की है जो साइंस लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इससे आगे आपको क्या बोला गया है कि द मीटर स्केल दैट शी वाज यूजिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग वाज worn out between its 1 centimeter and its 2 centimeter mark due to overuse। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मीटर स्केल से राधा स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर कर रही है वो मीटर स्केल जो है वो अपने 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के मार्क तक ओवर यूज की वजह से बोर्न आउट हो गया है, मतलब घिस गया है या टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सिचुएशन जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि सी मेजर द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बाय कीपिंग इट्स 1 एंड एट द 3 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि राधा जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करने के लिए स्ट्रिंग के एक एंड को जो है वो स्केल पर 3 सेंटीमीटर मार्क पर रख रही है। 3 सेंटीमीटर पर क्यों रख रही है? क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा कि 1 से 2 सेंटीमीटर मार्क तक जो है वो स्केल बोर्न आउट हो गया है। क्लियर है? अब देखो इससे आगे क्या बोला गया है कि इफ द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग रीड्स 92.8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का उसकी स्केल पर जो रीडिंग है वो 92.8 सेंटीमीटर आ रही है, तो आपने स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको मेजर करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम से ये जो क्वेश्चन है वो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए आपको जो है वो एक स्केल दिया है इस तरह से और इस पर रीडिंग लिखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 92.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि इस स्केल से जिस स्ट्रिंग को आप मेजर कर रहे हो उसका एक एंड जो है वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर रखा है। ठीक है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आपका कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट है और दूसरी साइड जो है वो 92.8 सेंटीमीटर पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो पूछी है, तो यहाँ पर अगर आप स्केल पर देखो तो ये 0 से 3 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो स्ट्रिंग में है ही नहीं,
तो अगर हम इस पूरे स्केल की लेंथ से अगर ये जो 3 सेंटीमीटर तक की लेंथ है इसको माइनस कर देंगे, ये जो लेंथ है इसको अगर माइनस कर देंगे मतलब निकाल देंगे, तो हमारे पास जो लेंथ है वो स्ट्रिंग की लेंथ बच जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पर लिख लिया है इनिशियल मार्क जो है वो स्ट्रिंग का वो 3 सेंटीमीटर पर है और फाइनल मार्क जो है वो 92.8 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी फाइनल मार्क माइनस इनिशियल मार्क। ठीक है, डायग्राम में भी हमने यही किया था कि जो टोटल लेंथ थी, फाइनल जो टोटल लेंथ थी उससे हमने इनिशियल लेंथ को जो है वो माइनस कर दिया था जहाँ से स्ट्रिंग की लेंथ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा, फाइनल लेंथ की जगह पर हम फिल कर देंगे 92.8 सेंटीमीटर, आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे और इनिशियल मार्क क्या आ जाएगा 3.0 सेंटीमीटर। क्लियर है? और जब हम 92.8 से 3 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 89.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो 89.8 सेंटीमीटर आया यही हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका पार्ट ए का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट बी, राइट द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हेन ए मीटर स्केल इज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग ए गिवन लेंथ। बच्चों पार्ट बी में आपको क्या बोला गया है कि आपने वो प्रिकॉशंस लिखने हैं। प्रिकॉशन का मतलब होता है बच्चों सावधानियां, कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप मीटर स्केल से जो है वो किसी भी गिवन लेंथ को मेजर करते हो। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्स्ट प्रिकॉशन लिखोगे, कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्केल को जो है वो एग्जैक्टली उस लेंथ के अलोंग रखोगे जिस लेंथ को आपने मेजर करना है। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट प्रिकॉशन। इसी तरह से बच्चों आपकी सेकंड प्रिकॉशन आ जाएगी, जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड बी कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जिस भी लेंथ को आपने मेजर करना है उस लेंथ के एक एंड को आपने स्केल पर जीरो मार्क पर रखना है। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी सेकंड प्रिकॉशन। और इसी तरह से बच्चों आपकी थर्ड प्रिकॉशन आ जाएगी, डोंट यूज बोर्न आउट और ब्रोकन पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें कभी भी स्केल के बोर्न आउट या ब्रोकन पोर्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए लेंथ को मेजर करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया है कि आपने रेस्ट और मोशन के बीच में डिफरेंस बताना है और फिर उसके बाद इन दोनों के दो दो एग्जाम्पल भी लिखने हैं। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट की। ठीक है, तो रेस्ट क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को हम तभी रेस्ट में बोल सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। ठीक है, मतलब सराउंडिंग में चाहे चेंज होते रहें पर ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना आए, तब हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। क्लियर हो गया?
और बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, बिल्डिंग एंड रॉक्स। ठीक है, बिल्डिंग और रॉक्स जो हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं जो रेस्ट में हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में तभी होगा जब वो ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। क्लियर है। और बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मूविंग कार एंड वॉकिंग। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए है रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन और बी है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्रॉम अवर डेली लाइफ। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट पार्ट में आपको रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन के बीच में डिफरेंस पूछा है और बी पार्ट में आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन की। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ए मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी बॉडी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो तब हम उस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मतलब जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तब हम उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स। क्लियर है, तो ये हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसी तरह से आगे हम बात करते हैं कर्विलिनियर मोशन की। तो कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए कर्व्ड लाइन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब भी कोई बॉडी जो है वो कर्व्ड लाइन में मोशन करेगी तब हम उस मोशन को क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मोशन ऑफ द टिप ऑफ ए पेन वाइल राइटिंग। मतलब पेन की जो टिप है उसका जो मोशन होता है लिखते समय वो कर्विलिनियर मोशन होता है। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका पार्ट ए का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपने रोटेशन एंड रेवोल्यूशन मोशन के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रोटेशन मोशन की। तो रोटेशन मोशन क्या होता है, द रेपिटेटिव एंड सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस इन विच द ऑब्जेक्ट अपेयर टू स्टे ऑन एट द सेम पोजीशन। इसका मतलब हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेपिटेटिव और सर्कुलर मोशन करता है अपने ही एक्सिस पर और उस मोशन के समय हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेम पोजीशन पर रुका हुआ दिखाई देता है, तब उस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मोशन ऑफ ए फैन। ठीक है, फैन का जो मोशन होता है वो रोटेशन मोशन होता है क्योंकि इस मोशन में जो है वो फैन एक ही एक्सिस पर मूव करता है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवोल्यूशन मोशन की। तो रेवोल्यूशन मोशन क्या होता है, द रेपिटेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट इन विच द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग। इसका मतलब हुआ कि रेवोल्यूशन मोशन जो है वो भी एक तरह का रेपिटेटिव मोशन है और इस मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक सेंट्रल पॉइंट के चारों ओर मूव करता है और इस मोशन के समय ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को भी लगातार
चेंज करता रहता है। क्लियर है। और बच्चों इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, मतलब अर्थ का जो मोशन होता है सन के चारों ओर, उस मोशन को भी हम बोलते हैं रेवोल्यूशन मोशन। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। ए है रेक्टिलिनियर मोशन और बी है सर्कुलर मोशन। ठीक है, और गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पर बच्चों आपको क्या बोला गया है कि आपने रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना है और फिर इसके बाद आपने इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। क्लियर हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। तो बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मतलब जब भी किसी बॉडी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होगा तब हम उस मोशन को क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। ठीक है, जब भी कोई कार स्ट्रेट रोड में मूव करती है तब वो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब जब भी किसी बॉडी का जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में होगा तब उस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मोशन ऑफ द पैडल ऑफ ए बाइसिकल। ठीक है, मतलब बाइसिकल के पैडल का जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 6th क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 के ई पार्ट का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है।